जय श्री राम। योगेश अनंत काली। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9970151429। मित्रों, वैसे हिंदुस्तान से हुमायूं को 1545 में एक अच्छी खबर मिल गई और इस अच्छी खबर से उसके जान में जान आ गई। वो खबर थी शेर शाह सूरी की मौत। बाद में एक और खबर आई कि उसका बेटा था सलीम शाह, उसकी भी मौत हो गई। फरवरी 24, 1555 हुमायूं की लाहौर में एंट्री हो गई। हुमायूं ने मित्रों ये भांप लिया था कि बिना कोई प्रमुख लीडर के हिंदुस्तान में अफगान पूरी तरह से बिखर गए हैं। दीपलपुर में ये तो कमाल हो गया। दीपलपुर में हुमायूं की फौज जब अंदर घुसी तो देखा गांव का व्यवहार तो ठीक ढंग से शुरू था, लेकिन चौकियां बिल्कुल खाली पड़ी थी। अफगान भगौड़े दीपलपुर से हुमायूं के आने से पहले ही भाग चुके थे। ये थी अफगानियों की फितरत। और ये बॉलीवुड वाले हमें 70 साल से क्या दिखा रहे हैं? वो 1955 का वो काबुली वाला देखिए, वहाँ से लेके अब ये एक नशेड़ी की वो ट्रेलर आ रहा है ना पठान का। 70-80 साल हो गए मित्रों, एक ही चीज ठोक ठोक के हमें बताते हैं। पठान अफगान जंगजू है, जुझारू है, जबान के बड़े पक्के हैं, यारी है ईमान मेरा, यारी मेरी जिंदगी, वाह 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 वाह। हाँ, बड़े प्रेमी संस्कारी होते हैं पठान। साले कमीनों हिपोक्रेट। बॉलीवुड में इन हरामी अफगानों की आज भी भरमार है मित्रों। कोई महान कवि लेखक बन के बैठा है एथिस्ट, झूठा एथिस्ट। कोई बादशाह बन के बैठा है, कोई किंग बन के बैठा है, कोई ट्रेजेडी किंग हुआ करता था जो हिंदू नाम लगा के, पता नहीं। ये हमारा अनिल कपूर भी खुद को पेशावरी पठान का नस्ल बताता है, खुद बताता है। भोलेनाथ के मंदिर में भोले बाबा को गाली देने वाला मरने से बचता है। कैसे? 786 के बिल्ले से। छोटी छोटी बातें हैं मित्रों, ध्यान दो। भोले बाबा के मंदिर में भोलेनाथ को गाली देने वाला मरने से बचता है 786 की बिल्लों से। ये वो हिपोक्रेट कवि ने लिखा है, एथिस्ट खुद कहता है। रामपुर के ठाकुर के पास बिजली नहीं होती, उसकी विधवा बहू वो कंदिल, हम जो कंदिल रहता है ना, तेल का दिया, मिट्टी के तेल का दिया, वो लगा के घूम रही है। लेकिन गांव में एक अकेला अंधा बुढ़ा है मोमिन, उसकी एक बहुत बड़ी मस्जिद है। वो मस्जिद में अजान लाउडस्पीकर पे बज रहा है। अब ये कमाल देखो आप, कुत्ते साले। इनका घिनौना एजेंडा तब से चल रहा था, आप याद रखो। वैसे भी वो तो अभी बहुत पुरानी 50 साल पहले की बात हो गई। मैं तो अभी बता रहा हूँ लास्ट ईयर अगस्त में काबुल से भागते हुए ये पठान आपने देखे कि नहीं टीवी पे? जंगजू, झुंझारू, जबान के पक्के, प्रेमी, संस्कारी, अपने बीबी बच्चियों को छोड़ के वो विमान के ऊपर साले बैठ गए। ये सारे इतने जाहिल है, विमान के ऊपर बैठ गए और विमान जैसे ऊपर ऊंचा उड़ा, वहां से नीचे गिर गए। देखा ना आपने टीवी पे?
तो ये ऐसे जाहिल अफगान पठान। चलो विषय पे आते हैं। मेरा यार विषयांतर बहुत हो जाता है, क्या करूं। तो मित्रों, दीपलपुर हुमायूं के हाथ तो लग गया जब दिल्ली में सिकंदर अफगानी राज कर रहा था। अब हुमायूं रुकने वाला तो था नहीं। हुमायूं सरहद पे सरहिंद पहुंचा, लक्ष्य उसका था दिल्ली। सिकंदर के साथ लगातार छोटी मोटी झड़पें हुमायूं ने शुरू कर दी। ऐसे ही एक लड़ाई में हुमायूं को कामयाबी मिली, सिकंदर को मार गिराया गया। हुमायूं बड़े शान से जुलाई 23, 1555 में दिल्ली में प्रवेश कर गया। वही दिल्ली थी जिसको उसकी युवावस्था में हुमायूं ने अपने बाप का खजाना लूट के मीना बाजार में दिनों दिन पैसे लुटाए थे। वहीं दिल्ली में जुलाई 23, 1555 को हुमायूं ने प्रवेश किया। दिल्लीवासी हिंदू एक और दरिंदे के चंगुल में फंसने वाले थे। फंसने नहीं वाले थे, ऑलरेडी फंस चुके थे 300 साल से। ये हुमायूं का हम जो मित्रों मकबरा देखते हैं, ये दरअसल पुराने किले का एक भाग है और ये पूरा का पूरा मकबरा ही असल में महल था। हुमायूं अपनी अगली पूरी जिंदगी 55 से लेके आगे यहीं उसने गुजार दी, वो कहीं नहीं गया। वैसे मित्रों, आज भी आप देखोगे तो जहां एक बाजू हुमायूं का मकबरा आपको दिखेगा तो दूसरे बाजू रहीम खान खानम का मकबरा आपको दिख जाएगा। मात्र 2-3 फरलांग का एक छोटा रास्ता महल तक था, आज भी हम ढूंढ सकते हैं उसे। जहां आज वो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो वहीं तक रास्ता था। शायद यहाँ अंडरग्राउंड भी एक रास्ता है जो एएसआई ने बंद कर रखा है, पता नहीं। किसी को जाने की इजाजत है नहीं। जनवरी 21, 1556, 21 जनवरी 1556 को ये नशेड़ी ऊपरी मंजिल पे था, पता नहीं क्या ऊपर मंजिल पे कर रहा था, अचानक धड़ाम से नीचे सीढ़ियों से नीचे गिर गया और मात्र 47 वर्ष की आयु में ये अय्याश कोमा में चला गया। 3 दिन बाद 24 जनवरी को इस अय्याश नशेड़ी की मौत हो गई। और जिस इमारत में इसकी मौत हो गई, वो अगर आप उसका ड्रोन पिक्चर आज भी देखोगे तो वो पूरा का पूरा इलाके की ये 3-4 बिल्डिंगें हैं, वो हिंदू शक्ति चक्र की तर्ज पे बनाई गई इमारतें आपको आज भी ऊपर से दिखाई देगी। और अगर इमारत के अंदर आप मध्य में देखोगे तो मध्य में पत्थरों में तराशे गए फूल आपको दिखाई देंगे। अय्याश नशेड़ी हुमायूं का मकबरा जो कहा गया, और वो रहीम खान खानम के मकबरे के बिल्कुल अपोजिट है। मेरी ऐसा एक रिक्वेस्ट है कि आप हजारों करोड़ रुपए उस पे खर्च करते हो, जरा उखाड़ो ना उसे। उधर एक पुराना बेसमेंट जो बंद कर रखा है उसको भी खोलो, दिखाओ जनता को, कार्बन मैपिंग करो। भाई हम भी तो जान पाए कि असल में ये है क्या। एक खड्डा बना के सालों ने कब्र बना दी, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग मकबरा बना दी। अब क्या चादर चढ़ा के उस पर भजन करें उसके अंदर। मित्रों, भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे 1964 में छापा था, उसकी एक कॉपी मैंने देखी है।
उसमें लिखा है कि हुमायूं 1556 में मर गया। उसकी बेगम हमीदा बानो, वही हमीदा वो 13 साल वाली पता चली ना। उनमें तो मोमिनों को सब चलता है, 6 साल चलता है, 9 साल चलता है, 13 साल चलता है, सब चलता है। और वही वो हमीदा बानो, अच्छा हमीदा बानो हो या हाजी बेगम हो, अब दोनों नाम है उसके, पता नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि ये हमीदा बानो ने 1569 में ये मकबरा बांधा। इसका सीधा मतलब ये हो कि 1400 साल बाद ये मकबरा बांधा। ऐसा आगे लिखता है कि मुगल स्थापत्य शास्त्र का उत्कृष्ट नमूना है, जिस पे पर्शियन स्थापत्य कला का प्रभाव है। आगे लिखता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पर्शिया में रहते हुमायूं पर इस शास्त्र का प्रभाव था। तो ये संभव है कि उसने इन मकबरों का प्लान किया होगा। अब होगा, शायद होगा, ऐसी भाषा ऐसा करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है ये अभूतपूर्व ज्ञान ऐसा हमें बांटता है, कमाल है। उसके आगे ऐसा ही करता है, लेकिन इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी तो है नहीं। भाई तुम्हें अधिकृत जानकारी नहीं है तो ये परसेप्शन आप क्यों क्रिएट कर रहे हो? सीधी बात है, अगर अधिकृत जानकारी नहीं है, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, किसी लेखकों ने टिप्पणी नहीं की है, तो ये आप परसेप्शन क्यों बना रहे हो कि भाई ये हमारे महान मोमिन मुसलमान स्थापत्य कला की जानकारी इसमें थी, हुमायूं को थी। ये अधिकृत जानकारी तो है नहीं, बस एक वाक्य कहीं बीच में लिखा है कि वो वाक्य कहाँ गया, हाँ ये आता है कि एक मिराक मिर्जा घियात ये कोई पर्शियन वास्तु तज्ञ था, जिसे हाजी बेगम ने ये मकबरे के काम के लिए बुलाया था। बस यही एक वाक्य है। ये एक वाक्य से ये पूरी की पूरी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय वास्तुकला, ये इंडो अरेबिक, इंडो पर्शियन, इंडो मुस्लिम, इंडो मुगल, दरअसल ये गंगा जमुना तहजीब भी उसी में आप जोड़ लो। और ये मित्रों आश्चर्य की बात है कि जितने भी सुल्तानों हैं उनकी आप सभी देखो, एक या दो ही वास्तु होती है और वो इंडिया में ही होती है, बाहर कहीं नहीं होती। अब ये हद है यार इनकी। प्रश्न यही है कि करोड़ों रुपए आपके पास फिरौती के थे तो आपने बाकी कुछ नहीं क्यों नहीं बनाया? काबुल, पेशावर है, मुल्तान है, बदख्शा है, बल्ख है, हाँ यहाँ क्या बना है बताओ? ये हमारे प्यारे चच्चा, पता नहीं किसके प्यारे थे, एडवीना के प्यारे थे, सिर्फ प्यारे चच्चा एडवीना के प्यारे चच्चा भी जम के इंडो अरेबिक, इंडो पर्शियन, हाँ आर्किटेक्चर का महिमा मंडन करते हैं। अब मैंने मित्रों कसम से मैंने ये सोचा था कि चलो ये हुमायूं मरने के बाद हम अकबर की बात करते हैं, लेकिन इतिहास में, भारतीय इतिहास में हुमायूं के साथ एक विचित्र लेकिन प्रभावी व्यक्तिमत्व का अनुल्लेख करना हमारे भारतीय वीर बलिदानी मासूम भोले हिंदुस्तानी पे जाती होगी, क्योंकि उसने जो अत्याचार किए हैं वो मुगलों से कोई कम नहीं थे। तो उसका नामकरण करना और उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। उसका नाम है शेर शाह सूरी। मित्रों 1712 में मोहम्मद कासिम, 1030 में गजनी, 1206 को गोरी,
ये अलग अलग प्रांतों के इस्लामी दरिंदों ने भारत को घायल किया है, बर्बाद किया है। उसमें और एक अपना ये नाम जोड़ दो, फरीद खान, एक अफगान जो आगे चल के बना शेर शाह सूरी। महत्वपूर्ण ये है कि मुगलों को चाहे 5 ही साल, लेकिन इस जानवर ने मुगलों को दिल्ली से दूर रखा है 40 से 45 तक, 1540 से 1545 तक। अब इस दरिंदे पठान का पूरा इतिहास लिखा है अब्बास खान ने। वैसे अकबर के दरबार में एक सरदार था शेख अली सरवानी। इस शेख अली सरवानी का लड़का है अब्बास खान, जिसने अपनी पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है तारीख ए शेर शाही। और एक मैं बात बता दूं मित्रों कि ये अब लेखक अब्बास खान भी शेर शाह के रिश्ते में था। इस पुस्तक का जो हस्तलिखित था उसका, अब्बास खान के मरने के बाद बहुत लोगों के हाथ गिर गया। उससे क्या हो गया कि आशय, सत्य और घटना, इन तीनों का विकृत रूपांतरण हो गया और कुछ घटनाओं का महिमा मंडन बाद में कराया गया। वैसे इस शेर खान के बाप का बाप, शेर खान का दादा इब्राहिम अपने बेटे हसन खान के साथ शारगिरी गांव से हिंदुस्तान आ गया जब बहलोल खान लोधी दिल्ली पे राज कर रहा था। वैसे और एक जानकारी मित्रों मिलती है कि मुल्तानी भाषा में ये अफगानी शारगिरी गांव का नाम रोहड़ी होता है। तो ये रोहड़ी का इब्राहिम, फरीद का बाप, हसन के साथ मसंद ए अली उमर खान सुरवानी कालकापुर के हाथ के नीचे काम करने आ गया। उमर खान बहलोल के दरबार में खान ए आजम था। फरीद खान बचपन से बड़ा बुद्धिमान था और ये मेरे जैसे कट्टर इस्लामी दुश्मनों को भी बात ये माननी पड़ेगी कि फरीद अपने बचपन से आजू बाजू के परिस्थिति को बड़ी बारीक नज़र से देख रहा था और वो समझ भी रहा था, और होशियार बुद्धिमान तो था ही, और ऊपर से ये गरीबी, लूट, अत्याचार, बलात्कार, फिरौती, जला देना, तेल में तल देना, गला काटना, बच्चेबाजी, हिजड़ों से प्यार करना, हिजड़ों का प्यार प्राप्त करना, ये सब फरीद खान देख रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं मित्रों कि इस सुरवानी कबीले का, यही जो मैंने बताया ना कि सुरवानी के हाथ के नीचे ये लोग काम कर रहे थे, मसंद अली उमर खान सुरवानी। ये सुरवानी एक एक्चुअली कबीला है। आज का एक कबीले का बुढ़ा मंत्री है पीटीआई का। पीटीआई हमारे अय्याश समलैंगिक इमरान खान की पार्टी। पीटीआई तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी। इमरान खान का एक बुढ़ा मंत्री है, उसकी बच्चेबाजी और औरत के साथ की नंगी तस्वीरें पाकिस्तान में आजकल बड़ी वायरल हो रही है। बिल्कुल आप समझ गए, यही सुरवानी कबीले का हवस का ये मुल्ला है और वो 600 साल पहले का वो मुल्ला था। वंदे मातरम।